इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट सुमितोमो केमिकल्स कंपनी के बारे में। जैसे इस कंपनी का नाम है वैसे ही इसका कुछ काम है, यानी कि सीधा सीधा बात करने की कोशिश करें, केमिकल्स सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। अगर इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करें, ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको कुछ बता रही है कंपनी किस सेगमेंट के अंदर काम करती है, केमिकल सेक्टर के अंदर भी, यानी कहाँ पर ये कंपनी अपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सीधा समझते हैं इस कंपनी के बारे में, कुछ चीज़ों को जूम आउट कर देते हैं सो दैट आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो नाम है सुमितोमो केमिकल्स कंपनी है, इसको हम शॉर्ट में SCIL के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इंपोर्ट करती है, या फिर ये कहें मार्केट करती है प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पर इस कंपनी का मेन काम है। यहाँ पर ये कंपनी अपनी सॉल्यूशन देती है। या हम बात करें ग्रेन फ्यूगरेशन, यहाँ पर भी हम बात है फ्यूमिग्रेशन, यहाँ पर इस कंपनी के सॉल्यूशन निकल के आते हैं। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल, यहाँ पर भी कंपनी अपने सॉल्यूशन देती है, या फिर इस सेगमेंट के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम करती है, इंडिया के अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ द इंडिया, वहाँ भी इसकी प्रेजेंस एज ऑफ नाउ बनी हुई है। नेक्स्ट, सुमितोमो अपने आप में क्यों अच्छी कंपनी, एक बेहतरीन और एक ग्रोइंग कंपनी है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। 2011 में और 2021 में इसकी कैसी ग्रोथ रही है वो आपके सामने है। 13x की ग्रोथ आपके सामने है। अब आप इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस अच्छाई के पीछे क्या है आप यहाँ देख सकते हो। 5 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 10+ इसके टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं, और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, ये है इनके सामने एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें इनकी जो ब्रांड्स हैं, 200+ इनके ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और बाकी पेटेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फार्मा कंपनीज़ में, IT कंपनीज़ में पेटेंट करा के रखते हैं कि ये हमने बनाया, हमारा पेटेंट है, दूसरा कोई इसको यूज़ कर नहीं सकता, इस सॉफ्टवेयर को, इस दवाई को। वैसे इनके इस सेगमेंट में भी होता है और पेटेंट इनके नाम पे है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इन कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और कहाँ यूज़ होते हैं, किस कैटेगरी, इसको जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आराम से इसको आप पढ़िए। यहाँ पर ये है आपके सामने कुछ प्रोडक्ट, इसके नेम क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं, यहाँ आप देख सकते हो। ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होते हैं, तो समझाने की कुछ चीज़ें शॉर्ट में कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर टी एंड गार्डन में, या फिर ये बात करें नॉन क्रॉप्ड में, वहाँ जो यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड आपने नाम सुना है, एक होता है हर्बिसाइड। वहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट होते हैं ये वो सारे यूज़ है। कुछ केमिस्ट्री के नाम है, हो सकता है पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन आप उनके काम, उनका यूज़ इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा अगर हम बात करें कॉटन या फिर सोयाबीन, इसमें यूज़ होता है, इसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ये नाम तो आपने सुना होगा। यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के यूज़ होते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी कहाँ पर अपनी सर्विसेज देती है। कुल मिला के क्रॉप प्रोटेक्शन में, और उसके अंदर भी हर्बिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, या फिर हम बात करें इन चीज़ों के नीचे प्लांट ग्रोथ की बात करें, या फिर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें दिस वन इज प्लांट ग्रोथ, और उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन। यहाँ पर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं इसलिए। तो अब आपको कंपनी के बारे में कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कंपनी किस फील्ड में एग्जैक्टली काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके कुछ बात करें, जैसे कि हमने देखने की कोशिश की थी, कंपनी इंडिया में ही काम नहीं करती, इंडिया के अलावा भी कुछ काम करती है, और सेक्टर वाइज देखने की कोशिश करते हो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है वो है इंसेक्टिसाइड में, यहाँ पर इनका जो है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो निकल के आता है हर्बिसाइड्स। और अगर हम बात करें जेनरिक और स्पेशलिटी में भी इनकी प्रेजेंस है, और उसके बाद डोमेस्टिक लेवल से 83 की इनकी जो प्रेजेंस है वो ये डोमेस्टिक लेवल पर, और बाकी जो बचता है 17% के आसपास ये एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट भी कहाँ पे करती हैं, आप इन चीज़ों को इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओवर 60 कंट्रीज़ में करती हैं। अगर हम कुछ के नाम लेने की कोशिश करें, अफ्रीका, जापान, या फिर यूरोप, या फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एज एन इन्वेस्टर आप समझने की कोशिश करते हैं कंपनी तो किस फील्ड में काम करती है, आपको बेसिक आइडिया लग चुका है। प्लस हो सकता है आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न दिया है वो आपके सामने, 1 मंथ की बात करें या फिर 3 साल की बात करें, सारे रिटर्न आपके सामने हैं। जो बीच में 3 महीने से जो मार्केट करेक्ट कर रहा है, ये शेयर भी करेक्ट कर रहा है। 6 महीने में भी इसने -8% के रिटर्न दिए हैं। उसके बाद 1 साल में 38 प्लस 2 साल में 48, और 3 साल की बात करें तो कुल मिला के इसने रिटर्न दिए हैं। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, ये आप 3 साल में ये ज़रूर कह सकते हैं। अगर हम बात करें इन नंबर्स के पीछे इसके क्वार्टरली नंबर कैसे, इन चीज़ों को आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें 2 दिसंबर 2020, और अगर हम बात करें सितंबर 21, इसके बीच में क्या रहा क्वार्टरली बेसिस पे। सेल्स आप देख सकते हो, सेल्स ऑल नंबर्स इन CR, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। 560
नेक्स्ट आता है 3534, एक डिप हमें नज़र आई थी यहाँ पर। उसके बाद 2 क्वार्टर में हमें अच्छी यहाँ पे रिकवरी नज़र आ रही है सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 78, 71, 150, ये तो कुल मिला के जो हमें क्वार्टरली मार्च 21 में वो अगर हम बात करें कोरोना का जो सेकंड वेव आया था या फिर फर्स्ट वेव था उस वक्त, उस टाइम जो हमें डिप नज़र आ रही है, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। वैसे ही कुछ नेट प्रॉफिट में भी अच्छी रिकवरी है, 54 से ये पहुंच चुका है 155 के आसपास। तो ऐसे में आप इन नंबर्स को अच्छा कहेंगे। क्वार्टरली के बाद ये देखने की कोशिश करते हैं कंपनी ने ईयरली पे कैसा काम किया, और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं सेल्स से। सेल्स के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 1900 यहाँ पर, उसके बाद 2200, 2400 और 2021 में 2600 सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 219 करोड़, 291, 335, 488, अगेन दीज आर इंक्रीजिंग। और उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट 145 से पहुंच गया है 345 के आसपास। अगेन ये आपको यहाँ पे नंबर बिल्कुल भी वीक नजर नहीं आएंगे। कैसी रही है इसकी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल में, वो आपके सामने आप इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। 5 साल में जो उसकी सेल्स ग्रोथ थी 28% की थी, उसका 3 साल में 11% और 1 साल में 9%। ये जो ग्रोथ है ना, इसकी ग्रोथ में आपको थोड़ी सी कमी आते हुए नज़र आ रही है, पिछले लॉन्ग रन में, मीडियम रन में भी नज़र आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 40 से 34, 68, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई कमी आपको नज़र नहीं आ रही। ये आपको नंबर्स यहाँ पे बता रहे। हमने क्या देखा था जब इसके नंबर्स देखे हमने क्वार्टरली ईयरली पे अच्छे थे। हमने क्या देखा था 2011 से लेकर 2021 के बीच में किस तरह से ये इस कंपनी की ग्रोथ रही है, 13x रही है। तो कुल मिला के हमें समझ में क्या आ रहा है, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ROC के ऊपर भी नजर आ ले 20-25 के बीच में इसका ROE है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे। यह है 20, 23 एंड 25 के आसपास। वहीं ROC की बात करें 26, 28, 34, एक अच्छी कंपनी की लिस्ट में इसका नाम आता है। इसीलिए आपको इस कंपनी के ऊपर नज़र रहनी चाहिए। एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में अच्छे कंपनीज तो होने चाहिए, डेट फ्री हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और ये उसमें से भी ये कंपनी निकल के आती नहीं, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी, और क्या चाहिए। फंडामेंटल मजबूत है, डेट फ्री कंपनी है एंड कैश रिच कंपनी है। 230 करोड़ का कैश इसके बाद एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। आगे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जीरो यानी प्लेज कंपनी है, और क्या चाहिए, एक अच्छी कंपनी में इसका नाम निकल के आता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो कितने मजबूत है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम बात करें दिसंबर से लेकर अभी तक का सितंबर के बीच में 75 प्रमोटर के पास है, थी, इतनी भी थी और है भी, तो यहाँ पर तो कोई हलचल हुई नहीं है। अगर हम बात करें FIS की 1.15 से ये हो चुका है 1.32 के आसपास। FIS की ज़्यादा होल्डिंग अभी तक तो नहीं है। DIS की बात करें 6 से ये हो चुका है 6 के आसपास, तो अभी भी DIS की होल्डिंग बनी हुई 6% के आसपास। पब्लिक की बात करें 17 के आसपास है, तो मेजॉरिटी जो है वो है प्रमोटर के पास ही, तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद पब्लिक का ध्यान बना हुआ है। इनके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड कौन से जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। सबसे पहला जो नाम निकल के आ रहा है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.30 की इन्वेस्टिंग उन्होंने होल्डिंग है, सॉरी। उसके बाद यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद यूनियन फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद एक्सेस इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.85% की होल्डिंग है। तो ये है मेजर जो 4 जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद इसके वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें, आप यहाँ देख पाएंगे डिविडेंड यील्ड जो है 0.69 के आसपास है। तो डिविडेंड देती है कंपनी, बहुत अच्छा नहीं देती लेकिन देती है। बात करें EPS 6 के आसपास, ये पुअर है, इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री P 154 के आसपास है, ये स्टॉक आपको 34 के आसपास मिल रहा है। एक बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारे हिसाब से ये आपके रडार पर हमेशा रहनी चाहिए। बात करें इसके बाद जो एनालिस्ट की राय है, वो भी ज़्यादातर जो आ रही है रेटिंग आ रही है 78% बाई की ही आ रही है, होल्ड की 0 यानी सेल के 22 के आसपास। ऐसे में हमारी जो अगर हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो अच्छी कंपनीज लाने की कोशिश करते हैं। ये उन अच्छी कंपनी में से केमिकल सेक्टर का एक कंपनी है। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ का जो आने वाले सिनेरियो की बात करें, IT और केमिकल सेक्टर प्राइम फोकस में हमेशा रहने वाले। किसी शेयर की बात नहीं करें, सेक्टर की बात करें, इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। प्लस चाइना का हमें एक केमिकल सेक्टर को एक एज मिला है, एक इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनमें इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी बची हुई है, तो ऐसे में इसके अच्छे शेयर अगर आपके पास है, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं मार्केट से। कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो, वो आपको ईजिली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करके, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।